कमसिन बच्ची ने सगे भाई के बच्चे को जन्म दे दिया। मेरी माँ हयात नहीं थी। घर में हम 3 लोग ही रहते थे, मैं, मेरा अब्बू और मेरा भाई, लेकिन वो नाम के अब्बू भाई थे। वो दोनों एक रात मेरे साथ। मेरा नाम किरण है और मैं 15 साल की हूँ। मेरी जिंदगी खुशगवार गुजर रही थी, मगर अचानक मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया और सब बदल गया। घर में सिर्फ मैं ही लड़की हूँ, बाकी एक मेरे अब्बू और मुझसे बड़ा एक भाई है जो 18 साल का है। मेरी अम्मी का जब इंतकाल हुआ तो मैं अपने भाई के पास सोने लगी। मैं पहले भी अपने भाई के साथ ही एक ही कमरे में सोती थी। अम्मी अब्बू अलग कमरे में सोया करते थे। रात के वक्त मैं सोई हुई थी कि अचानक मैंने ख्वाब में अम्मी को देखा। वो रोने लगी। मुझे अम्मी की याद आ रही थी। मैं ऊंची आवाज में रोने लगी। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे भाई जाग गए और कमरे की लाइट ऑन की और मेरे पास मेरे बिस्तर पर आए। क्या हुआ है किरण, क्यों रो रही हो? भाई ने मेरा झुका चेहरा उठाकर पूछा। मुझे अम्मी की याद आ रही है, मैंने रोते हुए कहा। तो भाई ने मुझे सीने से लगा लिया। अरे मेरी प्यारी बहन, क्यों रो रही हो? अम्मी अब दुनिया से चली गई हैं, तुम रोया मत करो। भाई मेरी कमर पर हाथ चलाते हुए मुझे तसल्ली देने लगे। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब वो मुझे छू रहे थे मैं जल्दी से इनके सीने से हटी। क्या हुआ है किरण? मेरे पीछे हटने पर मेरा भाई मेरे चेहरे को अपने हाथों के दरमियान लेकर बोला। कुछ नहीं, मैंने घबरा कर कहा। इतने में अब्बू कमरे में दाखिल हुए। तुम दोनों रात के वक्त क्यों जाग रहे हो? वो सख्त लहजे में बोले। वो किरण को अम्मी की याद आ रही थी, बस इसलिए मैं उसे तसल्ली दे रहा था। भाई ने कहा। अच्छा। अब्बू ने इतना कहा और कुछ सोचने लगे, फिर बोले, आओ किरण में कमरे में मेरे पास सो जाओ। अब्बू ने प्यार से मुझे कहा। मैं जाने लगी तो भाई ने मुझे आंखों ही आंखों में अब्बू के साथ सोने से मना किया, मगर मैं इन्हें नजरअंदाज करती अब्बू के साथ चल पड़ी। मुझे भाई की नजरों में अपने लिए कुछ बुरा नजर आया था। मैं अब्बू के साथ कमरे में आई। अब्बू ने मुझे अपने साथ लेटने का कहा। मैं खुशी खुशी लेट गई, क्योंकि मैं अक्सर अब्बू और अम्मी के साथ लेटा करती थी। अब्बू के पास लेटते ही मैं सो गई। कुछ देर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे अब्बू का हाथ मेरी कमर पर हो। मैंने आंखें खोली तो देखा अब्बू का हाथ मेरी कमर पर है। मैंने अब्बू का हाथ अपने ऊपर से हटाना चाहा, मगर उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। मैं जाग रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ घंटों बाद जब अब्बू ने हाथ हटाया, मैं भाग कर दोबारा अपने कमरे में आ गई। भाई सो रहे थे, मैं भी सो गई। सुबह जब सोकर उठी तो देखा मेरी शर्ट पीठ से हटी हुई थी। मैंने जल्दी से नीचे की और कमरे से बाहर आई और अब्बू और भाई मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे किचन से खाने की खुशबू आई। मैं समझ गई कि अब्बू खाना बना रहे हैं। मैं अपने कमरे में आई और कमरे की सफाई करने लगी। मैं भाई का बिस्तर ठीक कर रही थी कि मेरी नजर भाई के सिरहाने के नीचे पड़ी। मैंने तकिया उठाया तो देखा वहाँ पर एक मैगजीन पड़ी हुई है। मैंने मैगजीन अपने हाथों में ले ली। मैगजीन पर बनी तस्वीर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो लड़की की बुरी वाली तस्वीर थी। मैंने मैगजीन खोली और तस्वीरें देखने लगी। तस्वीरें देखकर मैं चौंक पड़ी। मैं पहली बार ऐसी तस्वीरें देख रही थी। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। मैं मैगजीन अपने बिस्तर पर बैठकर देख ही रही थी कि अब्बू आवाज लगाते हुए कमरे में आए। किरण, खाना खा लो। अब्बू की आवाज सुनकर मैं घबरा गई और मेरे हाथ से मैगजीन छूटकर जमीन पर गिर गई। अब्बू मेरे पास आए। उन्होंने मैगजीन उठा ली और देखने लगे। मैगजीन देखकर इनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुम ये सब देखती हो ना? बहुत जवानी चढ़ रही है तुम्हें, अब्बू ने गुस्से से पूछा। नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। ये मेरी मैगजीन नहीं है, बल्कि भाई की है। इन्हीं के बिस्तर से निकली है। मैंने रोते हुए अब्बू को सच बताया। इतने में भाई भी वॉशरूम से बाहर निकल आए और मैगजीन अब्बू के हाथों में देखकर वो सहम गए। ये तुम्हारी मैगजीन है? अब्बू भाई की तरफ देखने लगे। नहीं अब्बू, ये मेरी नहीं है, ये किरण की है। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है किरण बहुत बदलने लगी है। पता नहीं वो कैसी कैसी दोस्ती बना रही है जो उसे ऐसी मैगजीन लाकर देती हैं, और फिर किरण ये मैगजीन देखकर मेरे पास आने की कोशिश करती है। रात के वक्त भी वो मुझे अपने करीब आने का कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया और उसे समझाने लगा ये सब काम करने की इसकी उम्र नहीं है, मगर ये मेरी बात सुनती नहीं है। भाई की झूठी बातें सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? सारा झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहे थे। भाई झूठ बोल रहे हैं अब्बू, मैंने रोते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं था अब्बू मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर अब्बू के अपने ही इरादे गलत थे। तभी उन्होंने मेरी बात पर यकीन करने के बजाय भाई की बात पर यकीन किया। तो ऐसी बात है मेरी बेटी जवान हो रही है। कोई बात नहीं, मैं इसकी सारी जवानी निकाल दूंगा। अब्बू ने इतना कहा और मेरी तरफ से बढ़े और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबराने लगी। चलो जाओ तुम कमरे से बाहर। अब्बू ने भाई को इशारा किया और कमरे से बाहर भेज दिया। भाई कमरे से बाहर निकल गया और फिर अब्बू सारी हदें पार करते हुए मेरे साथ ज्यादती करने लगे। मैं रोती चिल्लाती रही, मगर उन्होंने मुझ पर तरस नहीं खाया।
اور میرے ساتھ سب کچھ کر دیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں زمین کے کونے میں بیٹھ کر اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ ابو ہوئی ہوں گے۔ میں مزید ڈرنے لگی جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اپنا روتا ہوا چہرہ اوپر کی طرف ہٹایا۔ بھائی کو دیکھ کر میں مزید رو پڑی۔ یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو کرن، اگر میں سچ بتا دیتا تو ابو میری جان نکال دیتے۔ تم جانتی ہو نا ابو کا غصہ جو ہوا، بھول جاؤ۔ بھائی میرے کندھے سے ہاتھ چلاتے چلاتے میری بازو پر آر کے، ان کی نیت بھی خراب تھی مجھ پر۔ تبھی وہ مزید میرے قریب آنے لگے۔ میرے قریب مت آنا بھائی، میں بہن ہوں آپ کی۔ میں نے روتے ہوئے بولی، اگر ابو تمہارے قریب آ سکتے ہیں تو میں بھی آ سکتا ہوں۔ بھائی نے مجھے بازو سے پکڑا اور بستر پر پھینکا اور پھر میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں نے اور ابو نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، ورنہ زندہ گاڑ دوں گا۔ بھائی مجھے دھمکی دے کر چلے گئے۔ میں رونے لگی۔ میری ماں کی جانے کے بعد میرے اپنے ہی باپ بھائی نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنا لیا۔ ایک بار ایسا کرنے کے بعد ان دونوں کی عادت پڑ گئی اور بھائی ہر دن میرے ساتھ ایسا کرنے لگے۔ ابو کبھی کبھی کرتے مگر بھائی ہر دن۔ کچھ ہفتوں تک میں روتی رہی اور بھائی کو ایسا کرنے سے منع کرتی رہی مگر وہ نہ رکے اور مجھے یہ سب کرنے کی عادت پڑ گئی۔ کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے چکر بہت آتے اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ ابو جب ڈاکٹر کو گھر لائے، اس نے میرا چیک اپ کیا تو معلوم ہوا میں ماں بننے والی ہوں اور یہ میرا چوتھا ماں ہے۔ میرے ماں بننے کی خبر سن کر ابو اور بھائی چوک پڑے۔ ان دونوں کے منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ابو اب کیا ہوگا ہم دونوں کا؟ پکڑے جائیں گے؟ میری ماں بننے کی خبر سن کر بھائی ڈر گیا۔ ابو نے اسے آہیں نکالی اور خاموش رہنے کا کہا اور کچھ ڈاکٹر سے کہنے لگے کہ وہ میرے بچے کو مار دیں۔ آپ کی بچی بہت کم عمر ہے اور چوتھا ماں ہے، بہت مشکل کیسے؟ ڈاکٹرز نے بتایا۔ ابو نے جلدی سے ڈاکٹر کو 4 لاکھ دیے اور کہا جو بھی ہوگا ہونے دو، بس اس بچے کو مار دو۔ ابو کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے حامی بھر لی۔ ابو اگلے ہی دن مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر مجھے کمرے میں لے گئے اور مجھ سے کہنے لگا میں شادی شدہ ہوں لیکن میری اولاد نہیں ہے۔ تم اپنی اولاد مجھے دے دو، میں تمہیں رہنے کو چھت دوں گا، لیکن تم ان 2 مردوں سے کبھی نہیں ملو گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری جان بھی جان آئی اور میں نے حامی بھر لی۔ ڈاکٹر نے مجھے دوسرے دروازے سے باہر بھیج دیا اور میرے گھر والوں کو کہہ دیا میں بھاگ گئی اور وہ کچھ نہ بولے کیونکہ انہوں نے جرم کیا تھا۔ ڈاکٹر مجھے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے ملوا کر اسے ساری کہانی سنائی۔ وہ مجھے اپنے پاس رکھنے کو مان گئی اور میرا خیال رکھنے لگی۔ اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ مجھے بیٹی نہ دینا اور اگر بیٹی ہو جائے تو انہیں میرے باپ جیسا باپ اور بھائی نہ ملے۔ 9 ماہ بعد مجھے بیٹا ہوا۔ میں نے وہ بچہ ڈاکٹر کو دے دیا اور خود عیدی سینٹر چلی آئی، وہیں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ میرے باپ بھائی کہاں ہیں میں نہیں جانتی اور نہ ہی میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی۔ شکریہ۔